महाराष्ट्र की ये जो परंपरा है तमाशा और वारी, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि तमाशा हज़ार साल से चल रहा है, वारी भी हज़ार साल से नोन है। जो वारी जो रहती है वो देहू से पंढरपुर तक चलती है। आजकल उसको लोग एक हिंदू ट्रेडिशन की वारी है ऐसा बताया जाता है, लेकिन ओरिजिनली वो एक रिवोल्ट था हिंदू ट्रेडिशन के लिए, विद्रोह था एक्चुअली। जिनको मंदिर में जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, उन सारे लोग जो बहुजन लोग जिसे अब कहते हैं, वो उसमें शामिल होते थे। और वसुधैव कुटुंबकम या जात पात या धर्म के बगैर ये चलने वाले लोग थे, ये मानने वाले लोग नहीं थे। इस तरह से लोगों ने सोचा और वो उसमें किया। उनका एक्चुअली मंदिर में प्रवेश अभी तक 1947 तक नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको जिंदा रखा। पंढरपुर तक चलते जाते थे वो, अभंग कहते थे। और अभंग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं या ज़िंदगी के बारे में बातें करते थे। और वो उसका उस समय के जो अभी सोशल मीडिया जैसे है, उस समय के प्रचार का माध्यम था, भजन के अंतर्गत करके जाते थे और एक गांव के लोगों को एजुकेट करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वारी ट्रेडिशन जो है वो जब पेस्टोरल कम्युनिटी थी हमारे यहाँ, जब खेती शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय समुद्र किनारे से लोग चलते चलते वेस्टर्न घाट के ऊपर चले जाते थे और वही आगे जाके ये कन्वर्ट हुआ, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। गुंथर सोनथाइमर हो या जो बड़े डीडी कोसम्बी हो, जो डीडी कोसम्बी तो गोवा के ही थे पहले, कोसम्बी फैमिली, उन्होंने भी कहा है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि आज वारी क्या है, आज कैसे चल रही है। और वारी इतने सालों में जो भी प्रीवियसली अनटचेबल कम्युनिटी जिसे कहा जाता है, नामदेव महाराज है, ज्ञानेश्वर महाराज तो थे, उन्होंने, आपको सबको पता है कि गीता जो है वो संस्कृत में थी। और जिस वक्त संस्कृत पढ़ने तो दूर की बात है, कान के ऊपर भी सुनने का कुछ कम लोगों का अधिकार था, उस समय उन्होंने प्राकृत जो लोगों की भाषा थी मराठी में, उसका अनुवाद किया था। ज्ञानेश्वरी नाम से वो फेमस है। तो वो भी एक उस समय, जैसे हम आज की भाषा में विद्रोही कह सकते हैं उसको, तो विद्रोही किया था। और फिर उसके बाद सभी वर्किंग कम्युनिटी जो अदर देन फार्मर कम्युनिटी थी, चांभार, सोनार, कुंभार, इस तरह के बहुत से, शिंपी, नामदेव शिंपी, गोरा कुंभार, बहुत सारे संत उसमें से निकल के आए हर एक कम्युनिटी से, और वो वारी में इवॉल्व होते गए और वारी को उन्होंने बढ़ाया। उस समय जो संस्कृत से ज़्यादा मराठी भाषा इंट्रोड्यूस हो रही थी, मराठी भाषा का पूरा विकास और निर्मित इन वारकरियों ने की, ऐसा माना जाता है। और उसमें जो बहुजन संत थे वो अपने अपने वर्ड्स लेके आए, वो इसका भी हम जिक्र करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये वारी के बारे में मैंने बताया कि इसको पता चले कि वारी क्या है। और तमाशा जो है, तमाशा में भी उस ज़माने के बोलते समय, फ़ोटो के समय मैं जिक्र करूंगा, लेकिन एक जब रफली कहता हूँ कि ये एक एंटरटेनमेंट फॉर्म है, फोक एंटरटेनमेंट फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र, जो एंटरटेनमेंट के साथ प्रबोधन का काम करता है। और प्रबोधन इस तरह का करता है कि उसमें जो परफॉर्म करने वाले लोग थे वो भी 99% डीएनटी कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी, जिसको महार, मांग, कोलाटी कम्युनिटी से आते थे, और उनकी कम्युनिटी या गोंदड़ी कम्युनिटी से लोग आते थे। उनको एक्सप्रेस करने की बहुत चाहत थी और एक्सप्रेस करने का मौका तमाशा में उनको मिला, जिसकी वजह से वो जो हम कहते हैं ना कि इनइक्वालिटी की बात करते थे, पैसे वाले लोग हो या कम पैसे वाले लोग, उसके ऊपर भी वो भाष्य करते थे। और कुछ 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 जगह उनको जो भगवान है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म करते थे। जैसे कि अभिव्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम था, जिसके लिए भी झगड़ा चल रहा है आजकल। वो फॉर एग्जांपल कि हमारे भगवान का अपमान मत करो, इस तरह के स्लोगन की वजह से उनको भी उनका भी झगड़ा, मतलब उनका भी जिंदा रहने की कोशिश चल रही है। लेकिन एक अच्छी बात है तमाशे के बारे में महाराष्ट्र में, सब लोग, मैं जब फोटोग्राफी करता था 1989 से, तब से मैं बहुत सारे लोगों को जो आर्टिकल्स लिखे उसमें पढ़ा है कि तमाशा ख़त्म हुआ। और उसके बाद मैंने 10-15 साल के बाद तमाशा एक्चुअली रिकॉर्ड किया। वो ऐसा हुआ कि बहुत सारे तमाशा के आर्टिस्ट, जो फेमस आर्टिस्ट है, वो आखिर समय में बहुत ज़िंदा रहने का झगड़ा करते हैं। जैसे विठाबाई मांग नारायण गांवकर है, वो, उसको मैंने जब देखा तो मुझे लगा अगर ये फेमस आर्टिस्ट है जिसको महाराष्ट्र, उसके नाम से महाराष्ट्र में एक अवार्ड भी दिया था, तमाशा लावणी जो भी कहे उस परफॉर्मर को,
तो उसकी ये हालत है, तो बाकी आम जो आर्टिस्ट है उनकी क्या लाइफ होगी, वो कैसे ज़िंदा रहते होंगे। तो मुझे लगा कि ये फ़ोटोग्राफी करनी चाहिए। उस वक्त मैं ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी करता था और मुझे लगता था कि ब्लैक एंड वाइट ही आर्ट है। तो ये उस वक्त मुझे प्रशांत पंजार दिल्ली में मिले थे, किसी दूसरे काम से गया था, तो मेरा एक मन में जो था कि ये कलर करना है या ब्लैक एंड वाइट करना है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रशांत साहब आप है इसलिए बोल रहा हूँ, और साहब बाकी सबको भी जानकारी मिले। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जिस तरह से सोचते हो, अगर आपने ब्लैक एंड वाइट सोचा है और आपको लगता है कि ब्लैक एंड वाइट में आना चाहिए या कलर में आना चाहिए, तो उस हिसाब से आप कलर करो। मत सोचो ब्लैक एंड वाइट क्या है, कलर क्या है। आप जो सोच रहे हैं वो आपको जो दिख रहा है वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका आप विचार करो। मुझे लगा ये उनके जवाब से मेरा वो ब्लैक एंड वाइट करना है नहीं कर, उसका डायलेमा से मैं बाहर निकला, मतलब अभी तक बाहर निकला हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब मीडियम हमें हावी करता है, ऐसा भी मुझे लगता है कभी कभी आर्टिस्ट लोगों को ये नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर कुछ अच्छे दोस्त मिले तो उसमें एक अच्छा फ़ायदा होता है काम करने का। मैंने अपनी बुक में मराठी में आपका जिक्र किया है, शायद आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, तो ये अच्छी बात है। और ये तमाशा जो आजकल जब मैंने किया तो मुझे लगा कि महाराष्ट्रियन लोग जो है, अब यहाँ पे कितने महाराष्ट्रियन हैं, एक दो, ठीक है। महाराष्ट्रियन लोग हैं, उनको पता है कि तमाशा, अगर तमाशा एक महाराष्ट्रियन आर्ट फॉर्म प्राइड करने वाला है, तो गए 20-25 साल में तो हमें ऐसा लगता है कि सब पैसे से खरीदने वाली चीज़ है। जैसे डांस बार और तमाशा में फ़र्क ही नहीं, ऐसा लगेगा भूत ऊपर से देख के। अगर डांस बार को ये गलत है ऐसा हम कह रहे हैं तो तमाशा भी गलत ही होगा। लेकिन एक्चुअली क्या है कि आजकल ये जो महिलाओं को पैसे देके नाचने का प्रोग्राम, इससे ज़्यादा तमाशे के बारे में लोगों को कम पता है। महाराष्ट्र लोगों को भी कम पता है, मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन जो सिटीज़ में रहते हैं उनको। तो ये भी मेरी कोशिश रहती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म क्या है। और दूसरी जगह पे हर एक गांव में जब यात्रा रहती है, जैसे एक कोई भी छोटा गांव महाराष्ट्र में है तो उसमें उसमें वीरगढ़ बोलते हैं जिसको, जो वीर लोग रहते हैं छोटे छोटे गांव में, उनके पत्थर रखे जाते हैं और वो पत्थर के बाजू में उनके वीरों के गीत गाते थे उस ज़माने में, 1000 साल पहले। उस समय में यही था, पवाड़ा हो या जो भी हो। तो वीर के गीत गाने की जगह पे फिर एक स्टेज बना और उसके ऊपर तमाशा आजकल भी होता है। तो वो जो ट्रेडिशन है, साल में एक बार वीरों के गीत गाने वाले लोग जो है उनको बुलाया जाता है। तो ये जो बुलाने की परंपरा महाराष्ट्र में जब तक है तब तक ये तमाशा जिंदा है। और एज अ लोगों के मन में रहता है कि तमाशे को बुलाने के बगैर यात्रा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वो है। और इसलिए बहुत सारे नए लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं और जिनको अभिव्यक्त होना है, विद्रोह के बारे में सोचना है, उसमें वो अपना अपना, अगर 6 घंटे का प्रोग्राम रहेगा तो उसमें 10-12 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो उनकी खुद की बात बताते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि वो ज़िंदा रखते हैं। और तमाशा की एक बात है कि जो लोग बोलते हैं तमाशा ख़त्म हुआ, उनका भी सही है कि उन्होंने जो तमाशा देखा है वो आज नहीं होता है, उन्होंने 20 साल पहले देखा होता है। और 10-20 साल के बाद तमाशा बदलता रहता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसका इतिहास है। चलो ठीक है, हम इमेज देखते समय कुछ बात करेंगे। ये सेंटेंस है कि महाराष्ट्रातील शेतकरी, महाराष्ट्र के फार्मर्स साल में 2 बार हंसते हैं, एक जब फसल आती है तब, और एक तमाशा गांव में आता है तब। और ये लोग हैं, इसमें अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे, उनके वेशभूषाओं से आपको पता चलेगा। अलग अलग सोच रखने वाले भी लोग हैं, अलग जाति धर्म के लोग हैं। ये एक हालांकि मैं पहले, मेरा बुक जब निकला था तब मैं फ़ोटो के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, मुझे लगता था कि फ़ोटो इट्सेल्फ समझ में आएगा, लेकिन अभी टॉक है इसलिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो ये है, जब तमाशा परफॉर्म होता है तो तमाशा के जो गण रहता है, गण की परंपरा हमारे पास, गणाधीश नहीं, गणपति एक अलग है और गण की सिस्टम है हमारे। तो गण को वंदन करते हैं और वंदन करने के लिए वो परफॉर्मर जो आगे गण है और यहाँ पे ऑडियंस है, तो उनको वंदन करते फिर ऑडियंस के सामने देखते हैं। ये और ये बीच में वो सोंगाड़ा है, उसमें कैरेक्टर है जो कॉमिक कैरेक्टर है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं ऐसे बताता हूँ कि कोई भी मॉडर्न थिएटर में लोगों को पीठ दिखाना नहीं चाहिए, ऐसा एक कहा जाता है। लेकिन तमाशा एक फोक आर्ट है, इसलिए उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को पीठ दिखा के वो सामने आ जाता है। तो ये मुझे लगता है कि वो परफॉर्मर है, वो आपको तो पता है कि एक राउंड अगर उन्होंने किया तो यहाँ से न्यूयॉर्क गए, यहाँ से दिल्ली गए, ऐसा वो कहते हैं, लोगों को समझ में भी आता है, उस तरह का है वो।
लावणी बहुत सारा वर्ड, तो लावणी परफॉर्म हो रहा है। ये कहे कि तमाशा में एक स्ट्रक्चर है कि गण गवळण, बतावनी, स्किट्स जिसको फार्स बोलते हैं, रंगबाजी जिसमें लावणी होती है, फिर वगनाट्य होता है जिसमें एक 2 घंटे का है और 6 घंटे का परफॉर्म रहता है। लेकिन आजकल मैंने कहा कि उसमें से लावणी लोगों को अच्छा लगा, इसलिए लावणी बाहर निकाल के उन्होंने अलग से उसका एक मार्केट बना दिया। ये मैंने कहा कि हर एक गांव में तमाशा को बुलाया जाता है। इसका ये सेंटेंस है कि जैसे मंदिर के, मारुति के मंदिर के सामने अगरबत्ती जलाई जाती है, उस तरह यात्रा में तमाशा की ज़रूरत होती है। इस तरह के सेंटेंस मैंने वहाँ पे लिखे हैं। ये जो रात को पालखी निकलती है, जो विलेज डेटी रहता है उसकी, तो वो निकल रही है और रात को 12 बजे ख़त्म हो, लेकिन लोग वहाँ पे तमाशा को वेट कर रहे हैं बीच में। तमाशा के बारे में बहुत अश्लील उसमें बातें होती है या जो भी ऐसा कहा जाता है, लेकिन एक आपको मैंने जब देखा तब मुझे ये पूरी फैमिली तमाशा देखने के लिए वहाँ अभी भी जाती है। उसके इमेजेस हमें, अच्छा ये लाइट थोड़ा सा है, एक लाइट ये मेरे वाला नहीं, ठीक है, सोंगाड़े है, थोड़ा डिम करते हैं। तमाशा के बारे में हमें जो कहा जाता है कि एक तरह का तमाशा है, लेकिन महाराष्ट्र में कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र जो पुणे और नासिक अहमदनगर का, कोल्हापुर साइड में, सातारा में, साउथ महाराष्ट्र में एक झाड़ाखालचा तमाशा रहता है। ये कनात इतना तमाशा, कनात ये फारसी वर्ड है, ये जो साइड में लगा ही है उसको कनात बोलते हैं। इसके अंदर जाके एंट्री मिलती है, 20 रुपये उस वक्त था, अभी 80 रुपये टिकट है। और ये तमाशा, ये जो जगह है, हाँ चलेगा, ये जो जगह है वहाँ पे आळंदी नाम की जगह है जहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज ने की समाधि है, ये भी उसी जगह का है। ये अहमदनगर में है। आपको पता चलेगा कि ये नेचुरल कॉलोजियम है हम कह सकते हैं। लोग बैठे यहाँ पे, जो जत्रा रहती है उसमें कुश्ती और तमाशा ये दोनों के लिए रहती है। तो यहाँ पे कुश्ती रहती है दोपहर के बाद, और सुबह हाजिरी रहती है, जिसको जो विलेज डेटी रहता है उसको हाजिरी तमाशा कलावंत देते थे, और रात को अलग से तमाशा होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि पैसे से सबको खरीद सकते हैं लोग, या आर्टिस्ट को। फीमेल आर्टिस्ट के बारे में तो बहुत गंदी बातें होती है जो हर जगह है। इसलिए ये जो तमाशा के लोग इसमें सेंटेंस में कह रहे हैं, नारायण साड़ूबा शिंदे की जत्रा में जो सुपारी रहती है या टिकट बारी रहती है, उससे हमारा पेट भरता है, ना कि ऊपर के पैसे से। और जो ऊपर के पैसे, मैंने जितने तमाशे देखे आज भी, उसमें किसी भी तमाशा आर्टिस्ट को, लेडी आर्टिस्ट को कोई पैसा दे रहा है और फिर गाना गाएगा, ऐसा नहीं दिखाया जाता। हालांकि वो एक अलग ट्रेडिशन है संगीत बारी की, वो दूसरी जगह चलती है। और उसके बारे में जो तमाशा के रिसर्चर है जो कोल्हापुर के थे, नामदेव भटकर, जो उसी समाज से आते थे, 1960s में उन्होंने कहा कि इस तरह का नया चलन चल रहा है संगीत बारी नाम से, जो आजकल बहुत फेमस है। तो ये संगीत बारी नाम का चलन चल रहा है, उससे तमाशा आर्टिस्ट की हम कहते हैं कि आत्मभान जिसको बोलते हैं, या उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कम हो जाएगी अगर ऐसे पैसे देने की कोशिश रही तो ये बंद होना चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि वो सब जगह मार्केट हावी है, उसमें इसका भी ये परिणाम है। यह ट्रेडिशनल ड्रेस में तमाशा हो रहा है। ये वगनाट्य चल रहा है, और मुझे ये इमेज अच्छी लगती है। मैं बहुत बार इसके बारे में बात करता हूँ कि एकदम क्लोज एसोसिएशन है ऑडियंस का और परफॉर्मर्स का। और इसमें एक और चीज़ दिखेगी कि फिल्म हो या टीवी हो जिसमें डायरेक्टर बताता है कि हमें क्या देखना है, लेकिन तमाशा ये लाइव जो परफॉर्मेंस है उसमें लोग अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या चल रहा है, और उसका रिस्पांस उनके चेहरे पे आता है। तो उसमें आप देखोगे कि ये अलग अलग एक्सप्रेशंस है, लड़कों के भी एक ही सिचुएशन को, और लोगों के भी, कोई हंस रहा है, कोई डर रहा है, कोई उत्सुकता है। तो ये एक थिएटर की जो मज़ा है लाइव थिएटर का, इसलिए शायद आजकल लाइव थिएटर भी ज़्यादा डिमांड में आ गई, और तमाशा की भी एक ताकत है।
ये लावणी गाने वाली लड़की है और मुझे ये मिली थी एक तमाशा में। हमारे यहाँ अपनी जात सिस्टम जो है उसमें अलग अलग लोगों को के लातूर, उस्मानाबाद, जो साउथ महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं, वहाँ पे ये मांग समाज की लड़की है, तो उनको शादी में गाने के लिए, नाचने के लिए बुलाया जाता है। और उनके हिसाब से अगर तमाशा में वो गाए तो उनको लगता है कि हमें एक आर्टिस्ट का स्टेटस मिला। इसलिए बहुत सारे लोग अलग अलग क्रम से तमाशा में जाते हैं और अच्छा स्टेटस मिलने के लिए आत्मसम्मान की एक यात्रा उनके लाइफ में रहती है वो। तो ये चीज़ है इसमें। जैसे गोंधड़ी समाज का आदमी अगर गोंधड़ करता है, जो जिसको हम बोलते हैं कि भगवान के गीत गाता है, लेकिन तमाशा में जब परफॉर्म करता है तो उसको लगता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ और उसको लगता है कि ये मेरा आत्मसम्मान हो जाएगा। उसको भीख में पैसे नहीं मिल रहे, कोई टिकट निकाल के आ रहा है। तो एक तमाशा का ये, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आत्मसम्मान की शोध यात्रा भी है उनके। वाद्य रहते हैं वो तमाशा के लावणी देखने के समय ढोलकी का आवाज़ हमारे कानों में गूंजता है, लेकिन और वो सब चमड़े के वाद्य रहते हैं। और वो साल में एक बार शुरुआत के समय ऐसा सबके हाथ में ऐसा हो जाता है। जब तमाशा एकदम फुल फॉर्म में रहता है, जत्रा, ये आज का समय जो चैत्र महीना मराठी में होता है, चैत्र और अक्षय तृतीया तक, बुद्ध पूर्णिमा तक, तो उस वक्त उनका हेक्टिक बहुत शेड्यूल रहता है, टाइट शेड्यूल रहता है। वो सुबह रात को 9 बजे तमाशा शुरू होता है, रात को 3-4 बजे ख़त्म होता है, फिर वो खाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा ट्रक में बैठ के दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर सोते हैं, फिर 12 बजे उठते हैं और 12 बजे उनके सुबह के सब काम चलते हैं। फिर दोपहर को खाना लगता है, 2-3-4 बजे तक खाना होता है, फिर शाम को फिर विश्राम करके रात को तमाशे के लिए तैयार होते हैं। उसके बीच में 2 समय खाते हैं, उसके बीच में अगर बीच में खाने के लिए तो 2 समय का जो खाना उनको मिलता है वो बचा के रखते हुए बीच में खा जाते हैं। तमाशा मतलब फोक आर्ट में ऐसा कहा जाता है नॉर्मली कि हम देख के ही सीखते हैं, हमें कोई सिखाने वाला नहीं रहता। और ये अपनी माँ या मौसी को देख के सीख रही है। इसके आगे कुछ माँ और बेटे के बीच में इमेजेस है। अगली पीढ़ी में बदलाव हो रहे हैं, मतलब सीखने का मौका न मिलने वाले लोग तमाशा में परफॉर्म करते हैं, लेकिन तमाशा करते समय तमाशा आर्टिस्ट के लड़कों को वो सिखा भी रहे हैं। जैसे ये लड़की है, मैंने 2002-1 में उसका फ़ोटो निकाला था, अभी वो इंजीनियर बन गई है और खुद का काम कर रही है। और तमाशा आर्टिस्ट रघुवीर खेड़कर की लड़की है वो, फेमस। पहले हम आर्टिस्ट रहते हैं, बाद में बॉन्डेड लेबर हो जाते हैं, ऐसा वो एक राइटर है तमाशा का। एंड के 2 घंटे रहते हैं, उसमें वगनाट्य रहता है। और ये वगनाट्य जो है वो तमाशा पहले नहीं था। 1945 में जो सांगली में एक मराठी प्ले शुरू हुआ फेमस, उसके वो देख के तमाशा आर्टिस्ट को लगा कि ये अच्छा फॉर्म है और हम सिर्फ गाते हैं, ये इससे अच्छा ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो तमाशा आर्टिस्ट ने वो देख देख के सीखा और वगनाट्य लिखना शुरू किया। और वगनाट्य में उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट किए, धार्मिक से लेके मॉडर्न। मतलब ये गाव तसं चांगलं पुढाऱ्याने हेरलं, जो लीडर है उनके गांव का, उन्होंने गांव को लपेटे में ला लिया। भ्रष्ट की लोकशाही हमारी उन्होंने, ये आज के ज़माने में कॉन्टेक्स्ट में ये चलेगा। तो ये वगनाट्य एकदम पॉलिटिकल, धार्मिक या सोशल सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं। हालांकि जब मैंने ये किया था 2002, 3, 4 में काम, उस समय इसका चलन ज़्यादा था। आजकल जब मैं 18 को फिर वापस तमाशा रिविज़िट किया मैंने 2-3 साल, तो उसमें वगनाट्य का ऑडियंस कम हुआ। ये भी आज के ज़माने का रियलिटी है। एक यात्रा है औरंगाबाद के नज़दीक सातारा ज़िले में, जहाँ पे ये फ़ोटो लिया है, वहाँ पे ऊपर यात्रा का स्थान है भगवान का। लेकिन उस यात्रा के लिए सातारा के आजू बाजू से बहुत सारे गांव से लोग आते हैं। अगर रात को उनके ठहरने के लिए जगह नहीं है तो वो इस तरह के 3 बड़े तमाशे हैं जिसमें 8-10 हज़ार लोग टिकट निकाल के बैठते हैं और वो रात भर यहाँ रहते हैं, फिर सुबह अपनी बस से या कोई बैलगाड़ी से आया हुआ अपने अपने गांव चले जाते हैं। तो रात भर रुकने के लिए भी एक तमाशा का चलन होता है।
ये हमने देखा कनातीत तमाशा है, बड़ा तमाशा है, जिसमें 100-150 लोग रहते हैं 70-80 से लेके। खुद के पास उनके 4-5 ट्रक रहते हैं और वो घूमते रहते हैं पूरे 6-8 महीने। और ये झाड़ा खाल सा तमाशा है। ये छोटा तमाशा है कोल्हापुर, सातारा, सांगली के नज़दीक। जिस गांव की कैपेसिटी लाख 1.5 लाख की एडवांस देने की ना हो उनको, तो वो उनके लिए 30-40 हज़ार रुपये का तमाशा अफोर्डेबल रहता है। तो वो ये छोटे तमाशे को जिसके 20-25 लोग परफॉर्म करते हैं, उनको बुलाते हैं। गांव के जितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से वो वर्गणी निकलती है और उससे वो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से वो प्लान करते हैं। एक छोटे से टेम्पो में सब भर के जाते हैं, सब खुले में रहता है, उनके कुछ कुछ तंबू वगैरह नहीं रहता उनके पास, मतलब कम अफोर्डेबिलिटी में। और इस तरह के उनके ऑफिसेस हैं जिसको राउटी बोलते हैं। सातारा में है, कराड़ में भी ऐसे दिख रहे हैं। और जो मैंने कहा कि वीरगढ़, तो ये वीरगढ़ है और यहाँ पे एक चौथरा है जहाँ पे स्टेज है, वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। एक छोटा बहे बोरगांव नाम का सांगली का एक छोटा कस्बा है, उसमें मुझे ये इमेज मिली। हालांकि अब वो कोई वीरगढ़ भी पता है, उसको चेंज कर दी सब लोगों ने जगह, ये चौथरा भी अलग जगह गया। बहुत सारे तमाशा करने के स्पेसेस भी कम हो रहा है, ये भी रियलिटी है रिसेंटली 4-5 साल में। ये डीएनटी कम्युनिटी के लोग हैं, गोंधड़ी है। गोंधड़ी अपने अपने परफॉर्म की स्टाइल और वाद्य लेके भी तमाशे में आए। जब मैंने कहा ना कि तमाशा ख़त्म हुआ कहने वाले लोग थे, और उस समय में मुझे एक अच्छा इमेज मिला जो कहा जाता है कि तमाशा के लिए कोई भी बड़े स्टेज की ज़रूरत नहीं, कोई भी कॉस्ट्यूम की ज़रूरत, ज़्यादा महंगे कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं, कोई भी ज़्यादा बैकड्रॉप की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आवाज़ से और बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों को रिझाते हैं। तो शतरंजी के ऊपर तमाशा, और ये मुझे इमेज मिली है। सातारा के नज़दीक एक छोटा गांव था रहमतपुर नाम का। अगर कोई गोपू देशपांडे जो महाराष्ट्र के फेमस मॉडर्न प्ले राइटर थे, उनका ही गांव है ये। तखत राव सा तमाशा, ये वर्ड लोग यूज़ करते हैं इसलिए, ये बैलगाड़ी के ऊपर होता है। और मराठवाड़ा में हर जगह यहाँ पे बैलगाड़ी के ऊपर एक श्रावण महीने बैल पोड़ा जब रहता है, बैलों की पूजा की जाती है, उस समय ये होता है। उसकी पूरी बाकायदा एक प्रोसेशन निकलती है, उसकी शुरुआत में पहलवान लोग अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये बैलगाड़ी के ऊपर है। हाँ, इसमें एक है कि ये तमाशा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये तमाशा है कि लोगों के मन में, हमारे यहाँ मन्नत मांगने की बहुत चलन है कि ये हमारा खेत में इस बार फसल अच्छी हो, बारिश अच्छी हो, या ये जो लिखा है यहाँ पे कि मेरे बहन के को लड़का हो, अगर उसको लड़का नहीं हुआ और लड़की होती रही तो वो उसका हस्बैंड जो है वो उसको छोड़ देगा, दूसरी शादी करेगा। तो ऐसा ना हो उसके लाइफ में, इसलिए उसने मन्नत मांगी है। और वो तमाशा, और वो मन्नत उसकी पूरी हुई ऐसा उसे लगा, वो पूरी करने के बाद फिर वो तमाशा 3 साल उसमें बिठा रहा है तखत राव के ऊपर। फिर कुछ गांव ऐसे हैं कि जहाँ पे बैलगाड़ी का चलन अभी ख़त्म हो रहा है, तो ट्रैक्टर के ऊपर तखत राव का तमाशा चल रहा है, ट्रैक्टर के ऊपर है। और उसमें शाहीर, नाचने वाले लोग सभी आ जाते हैं, वॉलंटरी आ जाते हैं। ये है, मैंने कहा कि विदर्भ एरिया जो है वहाँ पे खड़ीगम्मत तमाशा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे गांव में एक ट्रेडिशन रहती कि कलगी तुरा नाम की पोएटिक की ट्रेडिशन थी पहले ज़माने में। आज भी उसके छोटे छोटे गांव में हम अगर गए तो वहाँ पे कलगी के फॉलोअर रहते थे, उस तरह के पोएट्री के फॉलोअर्स, कलगी के फॉलोअर्स और तुरा के फॉलोअर्स। तो वहाँ पे विदर्भ में अभी भी ऐसे चलन है कि कलगी तुरा की शायरी चलती है, जिसमें ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है कि सवाल पूछने का और उसका जवाब देने का। उसमें पहले ज़माने पौराणिक सब्जेक्ट रहते थे, ये जिसको हम बोलते हैं कि पुराणों में जो लिखा हुआ है धर्म के बारे में, उसके सवाल जवाब होते थे। आजकल वो, ये आपने बात की 14 अप्रैल की,
हालांकि ये सब दलित कम्युनिटी से लोग परफॉर्म कर रहे, तो उनको लगा अम्बेडकर ने जब धर्मांतर किया 14 को नागपुर में 56 में, तो उसमें से एक उस वक्त बच्चा था परशुराम शाहिर, उसको लगा ये बढ़िया है। उस जब जवान हो गया तो उसको लगा शायरी कर रहा था ट्रेडिशनली, उसको लगा ये हम पौराणिक विषय क्यों ले रहे हैं। अगर राम ने अपनी बीबी को 3 बार छोड़ दिया था तो राम आदर्श पुरुष कैसा है, तो उसको सवाल आया, तो वो उस शायरी में उसने डाल दिया और वो अम्बेडकराइट मूवमेंट के बारे में अपनी शायरी में काम करता है। अभी वो हालांकि 1-2 साल पहले वो गुजर गए, लेकिन उसने वो कलगीतुरा की शायरी को हरे निशान की या उसको ऑरेंज निशान की शायरी बोलते हैं, उनका निशान के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें कहा हमारा नीला निशान है, नीला हमारे समाज को एजुकेट करेगा। तो ये अम्बेडकराइट शायरी हुई थी। हम आपको सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करता हूँ कि जो तखत राव पहले तमाशे थे उसमें 1885 में, जैसे 45 में वगनाट्य हुआ था, तो ज्योतिबा फूले को ये फॉर्म अच्छा लगा था और उन्होंने पूरी इन इक्वालिटी के बारे में ब्राह्मण को क्रिटिसाइज किया था। उनके पवाड़े में पवाड़ा जो फॉर्म है वो यूज़ किया था और उन्होंने वहाँ उस समय नमन जो तमाशा में इंट्रोड्यूस किया, जो शिवाजी महाराज का नमन उन्होंने लिखा था। फिर तमाशा वालों ने वो अडॉप्ट किया, वो फॉर्म उनको बहुत अच्छा लगा, ये पोएटिक फॉर्म। उन्होंने फूले को भी उस नमन में डाल दिया। फूलों ने बहुत अच्छा सार्वजनिक सत्य धर्म उन्होंने जो शुरू किया था उसके बारे में नमन में किया, कि उसके बाद इक्वालिटी की बात थी, उनके समाज की बात थी। फिर अम्बेडकर के साहब के बारे में भी नमन में आ गया। फिर बहुत सारे लोग समाजवादी लोगों ने, लेफ्टिस्ट लोगों को आकर्षण लगा। मुंबई में मिलें चल रही थी उस वक्त, बहुत सारे पश्चिम महाराष्ट्र के लोग वहाँ पे काम करने गए, फिर वो अपनी पौड़ाएँ लेके गए, उसमें से निखर के आए वो अण्णाभाऊ साठे जो अच्छे परफॉर्मर थे। तो ये जो ट्रेडिशन आजकल वहाँ पे विदर्भ में चल रही है, अच्छी बात है। वहाँ पे जब मैं गया था, आगे बताता हूँ, यहाँ पे अभी भी मेल परफॉर्मर से फीमेल का पार्ट करते हैं जैसे, और ये सिर्फ 9 लोगों का तमाशा रहता है, सिर्फ 9 लोग रहते हैं, जिसमें 2 फीमेल परफॉर्मर, एक ढोलकी वाला, एक पेटी वाला, एक क्लारनेट वाला, एक शाहिर। और उसमें एक अच्छी बात ऐसी है कि बहुत सारे जगह तमाशा को सब एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुपारी मिलती है, समझो 10,000 मिले, 20,000 मिले, तो उसके 10 पार्ट किए जाते हैं और शाहिर को 2 पार्ट मिलते हैं क्योंकि उसका तमाशा है, और बाकी को सब मिलते हैं। हाँ, प्रबोधन के काम करते हैं ऐसा वो बोल रहे हैं। हाँ, ये गरीबा शाहिर नाम भी कितना अच्छा है, गरीबा शाहिर, गरीब लोगों की गाने गाने वाला। और गरीबा शाहिर एक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ उसको कि सब गांव में जाके वो तमाशा करते, तो उनको लगा कि हमें कोई इज्जत नहीं मिल रही, सिर्फ मिट्टी का एक स्टेज बनाया जाता है। तो हमारे गांव में जब तमाशा आएगा, उसका गांव है मोहपा नाम का, तो वहाँ पे कुछ स्टेज होना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए आर्टिस्ट लोगों को। उन्होंने खुद के पैसे से ये स्टेज बनाई, ये गरीबा शाहिर है। और उसका इनॉग्रेशन किया उस वक्त के फार्मिंग के मिनिस्टर थे गायकवाड़ साहब, उनके हाथ से, कृषि मंत्री थे, 80s की बात है। आज भी महाराष्ट्र में इतना हम तमाशे के बारे में बात करते हैं कि महाराष्ट्र का फोक आर्ट फॉर्म है, ये है, वो है, सबको दिखाते हैं, फिर भी कोई भी हर एक गांव में उसके लिए स्पेस नहीं मिल रही है। आजकल का प्रॉब्लम है कि अर्बनाइजेशन इतने बड़े बड़े तरीके इससे हो रहा है कि जिस जगह पे तमाशा होता था ओपन स्पेस में, वो ओपन स्पेस सभी दूसरे लोगों को मिल रहा है, कमर्शियली मिल रहा है, तो उनको अफोर्ड नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस तरह के लोग अगर काम करेंगे स्टेज के लिए, जगह के लिए, और गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहता है तो इस तरह का भी करना चाहिए, सोचना चाहिए उन्होंने। फिर नीला निशान का मैंने कहा ना कि अंबेडकर साहब से, तो उसके बाद में और बहुत सारे चीज़ें आ गई। उस वक्त कहा जाता था 2002 में कि हमारे तमाशा में फीमेल परफॉर्मेंस कभी ज़िंदगी में आएगी नहीं, लेकिन 2018 में वापस श्री विजिट तमाशा काम करने गया, तो मुझे उस वक्त, अच्छा पहले ये देख लेते हैं, ये ऑडियंस इंटरेस्टिंग है। मुझे खुद के अच्छे कभी भी लगते हैं फ़ोटो, उसके बारे में बात करूँगा। ये ऑडियंस है, ये 25 साल का लड़का होगा लगभग, ये 18-20 साल का, वो 15-16 का और 8-10 साल का। उसके आंखों में देख के पता चलता है कि वो तमाशे के बारे में क्या सोचता है। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ सामने चल रही है तमाशा में।
इमोशनली अटैच लोग होते हैं। तो रिसेंटली मैं गया था 2018 में 19 में, तब उस समय मुझे विदर्भ में महिलाएं 4 महिलाओं का तमाशा उनके नाम से चल रहा था। जो महिला हमारे तमाशे में आएंगे वो शाहिर है। ये है एक शिबानी नाम की लड़की है, 18-24 साल की है। ये है उर्मिला नाम की लड़की, थोड़ी बड़ी है। ये सावित्रीबाई ने हमें सिखाने का मौका मिल दिया, इसलिए हम अभी यहाँ पे आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी 24 साल की लड़की है। होता है क्या, मैंने बताया कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो शिव और पार्वती पुराने ज़माने में, कलगीतुरा जिसको हम बोलते हैं। पार्वती औरत के बाजू लेके लड़ती है, शिव पुरुष के बाजू लेके। पुरुष और स्त्री का झगड़ा, सनातन झगड़ा, उसके बारे में पोएट्री से वो लड़ते हैं। तो मुझे लगा अभी क्या मुझे देखने को मिलेगा, कोई स्त्री एक स्त्री की भूमिका जा रही है। और मैं देखने गया तो उसके पहले एक पुरुष आर्टिस्ट था, उसने सवाल पूछा उसको कि अगर तू कितनी भी सीखी और कितने भी लोगों के सामने परफॉर्म कर, बहुत बड़े आर्टिस्ट अगर हो भी गई, तो तू मेरे बगैर, पुरुष के बगैर कंप्लीट हो नहीं सकती। तो एकदम सनातन क्वेश्चन है कि पुरुष के बगैर स्त्री कंप्लीट नहीं है। लेकिन उसका जवाब उसने बहुत बढ़िया तरह से दिला। आजकल के ज़माने की लड़की है वो। उसने कहा कि ये हीरो तुझे सोचता है ऐसा नहीं है। आजकल मैं सीखी हूँ और मुझे सब पता है। अगर मुझे बच्चा होने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। विज्ञान ने मुझे ये अनुभूति दी कि मैं पुरुष के बगैर बच्चा पैदा कर सकती हूँ। और ऑडियंस देखिए क्या है, वो हंस रहा है। उसका मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है लकीली। और ऑडियंस जो है पूरा फार्मर कम्युनिटी, वर्किंग कम्युनिटी सब है, और वो आनंद ले रहे हैं। महिला भी उसमें है साइड में, देखिए आप, हंस रहे वो, बहुत आनंद आता है उनको। और सवाल के जवाब से सुन के सबको अच्छा लगता है। मुझे लगा ये जिंदा है, लोग ये जिंदा है, खुद को एक्सप्रेस करने लोग हैं। और बाद में मैंने उससे बात की तो मुझे उसने कहा कि ये उसका एक गुरु भी, उस गुरु ट्रेडिशन में गुरु, शायर के गुरु रहते हैं। तो उसने कहा ये लड़की वारी की ट्रेडिशन जो है संतों की, उसमें से निकल के आई है। और वो तुकडोजी महाराज विदर्भ के बहुत बड़े संत हैं वारी के, उनके भजन कीर्तन करने वाली लड़की थी। तो उनको उसने देखा कि ये अच्छे सवाल जवाब करती है, और उसको उन्होंने तमाशा में इंट्रोड्यूस किया। मैंने उसके बात की लड़की से, तो उन्होंने कहा कि वो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि हम तुकडोजी महाराज ने हमें कहा है कि प्रबोधन करना है। मैं उस वक्त 100-150 लोगों के या 150-100 लोगों के सामने कीर्तन करती थी। यहाँ पे 4-5 हज़ार लोगों से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो उसको अभिव्यक्ति की, मुझे लगता है ये फ्रीडम एक्सप्रेशन का भी सवाल है। खत्म नहीं, सॉरी, ये कोंकण में तमाशा चल रहा है। यहाँ पे जब वो विलेज डेटी रहता है, वो मंदिर में रहता है, और मंदिर में सबको मौका नहीं मिलता। फिर साल में एक बार वो निकलता है बाहर पालकी के ऊपर, हर एक बस्ती में जाता है जहाँ पे तेली तांबोली, उस वक्त के अपर कास्ट नहीं है, बाकी कास्ट उनके घर में जाता है। फिर जिनके घर में जाती है एक दिन के लिए वो पालकी और भगवान जाते हैं, उनके सामने वो पूजा नहीं करते, वो तमाशा करते हैं। तो उनको लगता है हमारे घर में भगवान आ गए तो हम तमाशा करेंगे। तो घर के आंगन में वो तमाशा चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, मंदिर में हो रहा है। और ट्रेडिशनली जो कोंकण की परंपरा है वो भी उसमें निखर के आ जाती है। उत्तर महाराष्ट्र में भी सोंगाड़िया नाम से एक तमाशा चलता है। वहाँ पे सोंगाड़िया का कैरेक्टर जो है वो उनको अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने, और उनके ड्रेस वगैरह कॉस्ट्यूम से वो पूरे ट्राइबल का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। ये सोंगाड़िया है, पूरा रात भर वो हंसाता है लोगों को। और ये मुझे फ़ोटो नहीं मिला उस वक्त, मैं क्योंकि ऑडियंस का फ़ोटो निकालने के मैं पीछे गया था, और बीच में उसने 2000 रुपये के नोट निकाली, और उसने कहा कि ये 2000 के नोट लेके वो कुछ भाजी सब्जी लेने गया, तो उसको छुट्टे नहीं मिल रहे थे। उसके ऊपर उसने 5-10 मिनट उसने इतना मज़ा किया लोगों का। उस वक्त 2000 के नोट चलन में आई थी। अच्छा, सॉरी, ये अभी 37 मिनट हो गए, हम वारी भी ख़त्म करेंगे। वारी के बारे में मैंने बता दिया था। ये देहू से लेके आळंदी पंढरपुर तक चलती है। और जो संत है तुकाराम,
जिनके बारे में सबको, महाराष्ट्र के लोगों को तो सबको पता है, उनकी पादुका है, तो वो उनका मुखौटा लेके जाते नहीं, पादुका लेके चलते हैं। अभी वो पालकी में जाते हैं, पहले ज़माने पादुका छाती पे लेके निकलते थे और आनंदी तक जाते थे भजन कीर्तन करके। तो ये उनके अच्छे विचार है, उनकी पादुका लेके जा रहे हैं, ऐसे ट्रेडिशन है। हम इमेज देखेंगे और ये 1 घंटे में ख़त्म तो करना ही है। ये रूट है, ये देहू से लेके पंढरपुर तक तुकाराम की, और आळंदी से लेके पंढरपुर तक ज्ञानेश्वर महाराज की, दोनों अलग रूट से जाती है। और बहुत सारे संत, एकनाथ रहे, नामदेव रहे, पैठण से निकलते हैं, अमरावती से निकलते हैं, मुक्ताबाई के निकलते हैं नासिक के तरफ से, गोरोबा के निकलते, तेर उस्मानाबाद की तरफ से, और सब लोग वहाँ वाखरी में मिलते हैं और वाखरी में जाके अंदर पंढरपुर प्रवेश करते हैं। और ये ये शायद मैंने कहा ना, पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग घाट माथा के ऊपर पैदल चलते, तो मुझे लगा ये अच्छा है कि ये वेस्टर्न घाट उसमें दिख जाए। ऑर्गेनाइज तरीके से वारकरी जाते हैं, जिनके पास खुद का तंबू वगैरह रहता है, 4000 5000 लोगों का एक इकट्ठा चलते हैं पूरे, उनको दिंडी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें दिंडी में शामिल नहीं हो सकते, उसके लिए भी 500 रुपये 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है। तो ऐसे लोग सिर के ऊपर अपने रोज़ की जो सामान है वो लेके चलते जा रहे हैं। इसकी संख्या बहुत लाखों में रहती है। एकदम शिस्तबद्ध तरीके से चलते हैं वो। पहले झंडे किसके पास रहेंगे और किसके पास तार रहेगी, किसके पास वीणा रहेगी, पूरा एक उनका स्ट्रक्चर रहता है। औरतों को बहुत सारा उसमें शामिल होने का मौका मिलता है। जिस ज़माने में हम दलित की बात कर रहे थे कि दलित के नीचे औरतों को दर्जा था, आपको पता होगा या अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूँ कि बताना चाहिए ये चीज़ें, कि दलित भी औरतों को उनके नीचे कहते थे। और उस ज़माने में संतों ने उनको मौका दिया कि आप वारी में शामिल हो। वहाँ पे वारकरी समुदाय ने महिला संत भी होती थी, बहुत सारी है। आज भी लोगों को लगता है कि महिलाओं को लगता है कि साल के 20 दिन उनको अपने पति की सेवा नहीं करनी, 20 दिन चाय नहीं देना है, सुबह उठ के कुछ को चाहिए देना नहीं है, तो उनके लिए 20 दिन स्वातंत्र के रहते हैं। और ये मेरी बात नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे औरतें आपको बोलते मिलेगी। आप गूगल कीजिए, बीबीसी ने एक छोटी क्लिप भी तैयार की उसके ऊपर, मेरे एक दोस्त ने की थी। हाँ, ये सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम जब फोटोग्राफी करते हैं तो आर्ट में ऐसा होता है ना कि रिपीट फॉर्म अगर किया तो लोगों को अच्छा लगता है, कुछ पर्सपेक्टिव इमेज में आए, कुछ कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, कुछ शैडो लाइट अच्छा हो, तो वो इमेज अच्छी लगती है, उसका कलर अट्रैक्शन। और फॉर्म का रिपीटेशन ये तो एकदम ट्रेडिशनली सबको अच्छा लगता है। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा और बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि इस फॉर्म का रिपीटेशन है नहीं है। जो वारी की परंपरा है 1000 साल की अगर हम कह रहे हैं, तो वो उसमें अलग अलग फेटे पहनने वाले लोग थे। तुकाराम का अलग फेटा था, हर एक जात धर्म का अलग अलग फेटा था। और ये अगर पुरानी ट्रेडिशन है तो ये लोग टोपी क्यों पहनने लगे, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ये गांधी की टोपी है। गांधी जब आए थे 1516 में, उस वक्त उन्होंने टोपी पहन के वो रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने बैठे थे, और उनका एक स्केच भी आर्टिस्ट ने निकाला है। बाद में 30s तक मीठा जब नमक का सत्याग्रह हुआ था, उस वक्त नेहरू ने टोपी पहनी, वो फिल्म में भी दिखाया जाए, तो वो टोपी पहन कर उनको जेल में मिलने आए। और उसके बाद टोपी का लोगों के मन में गड़ा। तो ये पुरानी ट्रेडिशन जिसमें कौन कहाँ खड़ा रहेगा उसके बारे में वो रिजिड लोग हैं, ऐसा मानते हैं लोग, इन्होंने टोपी क्यों पहनी। तो ये इसके पीछे ऐसा है कि तुकाराम महाराज ने एक अच्छा अभंग लिखा था, जे का रंजले गांधले त्यासे म्हणे जो आपुले, देव तेथीचे ओळखावा साधू। तो मतलब जो रंजले गांधले, मतलब जो कम इकोनॉमिकल स्टेटस के लोग हैं, जिनको पैसा कमाने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता, उनमें भगवान है, ऐसा सोचो, ऐसा तुकाराम ने कहा था। गांधी ने एग्जैक्टली ऐसा काम किया था। और कहीं ना कहीं लोगों को, और गांधी ने ये तुकाराम का अभंग जो है आपको जानकारी हो कि ये 6-8 अभंग उनका जो येरवडा जेल में रखा गया था, उस वक्त उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किए थे। और बहुत सारे देश के राइटर्स को कहा था कि आप उसको ट्रांसलेट भी कीजिए।
तो उनमें ऐसा मुझे लगता है, मैं ऐसे अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि लोगों को ये जो रंजले गांधले के बारे में तुकाराम का जो कहना था वो गांधी में नज़र आया और गांधी की टोपी उन्होंने अपनाई, अभी तक है, पता नहीं आगे क्या होगा। उसको अभी ऑरेंज कर रहे लोग, टोपी को चेंज हो जाएगा। रिंगण रहता है, 200-250 किलोमीटर चलते हैं तो कुछ गांव में लोगों को पालकी का दर्शन लेना पड़ता है, तो उसको रिंगण कहते हैं। और चलने का एक तरह का जो मोमेंटम रहता है उसमें उसको थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, उसमें खेलते हैं लोग। बहुत सारे महाराष्ट्र के पुराने खेल जो कभी महाराष्ट्र ने अपने सामने किया है, फुगड़ी वगैरह खेलते हैं लोग। मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे उसको राउंड लगाते हैं दौड़ते समय। वो मैंने कहा ना फ्रीडम की बात, ये हंसी जो है ये बहुत अच्छी तरह उसमें मुझे लगता है कि कैप्चर हो कि लोगों के। जो मैंने कहा ना कि लोगों के गांव के ऊपर जो रहते हैं उनमें सबके पास ऐसे रोटी चपाती भाकरी हर एक घर में से जमा की जाती है और लोगों को बांटी जाती है। छोटे छोटे गाँव में आपके पास पैसा ना हो तो पूरी वारी कर सकते हैं। मैं खुद वारी जब किया तो मैंने सोचा था कोई परचेस नहीं करूँगा, लेकिन एक जगह मैंने चाय अपने पैसे से ले ली, एक जगह पे रहने के लिए कुछ नहीं था और मुझे इमेज भेजना था किसी पेपर को, इसलिए मैंने गेस्ट हाउस लिया। उस पूरा 400-500 रुपये मुझे लगे बस। सब लोग जाते हैं एकदम, लाखों लोग, 10-15 लाख लोग रहते हैं, कोई केयरटेक नहीं। वारी में कोई पुलिस का काम नहीं है, लोग अपने हिसाब से चलते हैं। वहाँ पे वारी को मैनेज करना, मतलब कोई बोलते लोग आधुनिक मैनेजमेंट के लोग कि ये एकदम बहुत अच्छे मैनेज करते लोग। उनका एक स्ट्रक्चर रहता है। हर शाम को जिस गांव में पहुंचते हैं सुबह 6 बजे, सुबह 3 बजे औरतें उठती है, फिर वो नहाती है, उसके बाद पुरुष उठते हैं, वो नहाते हैं, तैयार होते हैं। 6 बजे वो शिंग मतलब तुतारी बजती है और सब लोग जमा होते हैं। 6 बजे से शुरुआत होती है, उनके कहाँ ठहरने का उनका एकदम फिक्स रहता है। शाम को सब जिस गांव में अंधेरा पड़ने के समय 6 बजे ख़त्म होती है शाम के उस दिन की, उसमें सब वो वीणेकरी जो रहते हैं, वो प्रमुख जो रहता है दिंडी का, उसकी मीटिंग हो जाती है और उसमें आज के दिन का जो प्रॉब्लम हुए नहीं हुए उसके बारे में सोच विचार करते हैं, कल वो दुरुस्त किए जाते हैं। ये है। और वो कहीं भी बैठे तो लाइन से बैठते हैं, ऐसा कोई कैओटिक सिचुएशन नहीं। ये मुझे लगता है एक अच्छी चीज़ है उसमें। कुछ गांव है जहाँ पे परिट समाज के लोग हैं, वो वारी को अपने जो पहनावा है जिसको धोतर बोलते हैं, लुंगी धोतर, वो बिठा के उसके ऊपर से स्वागत करते हैं। जिस रास्ते से ये संत लोगों के गीत गाने वाले लोग जाते हैं उसके प्रति आदर व्यक्त करना है। हमारी मौखिक परंपरा थी पहले, तो उस ज़माने में लोग सिर्फ पहले लोग गाने वाले लोग वो सुन के ध्यान में रख के आगे के लोग गाते थे। लेकिन इतने वारी में लोग बढ़ गए और इतने लोगों, अभी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, तो नए लोगों को इतना मौखिक परंपरा से ध्यान रखने में समय नहीं है, वो अपने अपने काम कर रहे हैं। तो उनके लिए बुक छापे जाते हैं और बुक पढ़ के वो अभंग पढ़ते जा रहे हैं। धनगर लोग वारी के प्रति श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं। वारी अपने फार्म से जा रहे थे, उसको सब दे रहे हैं वो फल वगैरह। बहुत सारे खेल जिसमें फुगड़ी तो है एक। पकवा नाम का खेल है, पुरुष की फुगड़ी है। बरगद के पेड़ है, सूर पारंबी जिसको बोलते हैं मराठी में, बड़े आनंद से जोड़ फुगड़ी। ये है अमृत मंथन, हमामा नाम का एक खेल है जो हमामागे पोरा हमा, संत एकनाथ जी ने इसके ऊपर गाना बनाया। हाँ, ये भी एक, मैं वापस दिखाता हूँ। आमतौर पे हमारे
सिस्टम में कि औरतों के खेल है, ये पुरुषों के खेल है, ये औरत नहीं खेलना चाहिए, ऐसा है। तो ये जो आपने बहुत सारे खेल देखे, उसमें से 90% खेल औरतों के हैं, और बहुत सारे वारकरी के पुरुष उसमें खेल रहे हैं। ये भी एक फ़ोटो निकालने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी है। तो जेंडर इक्वालिटी जो हम बात कर रहे हैं, तो उनके मन में है नहीं, वो मानते ही नहीं कि ये औरतों के खेल है, हमें नहीं खेलना चाहिए। वो खेलते हैं वो। पंढरपुर तक वारी पहुंच गई। ये एक माणिकराव कदम नाम के गोंधड़ी समाज के हैं। वो 80 साल के थे जब मैंने उनको फ़ोटोग्राफ किया था 2007 में। वो गा रहे हैं, उम्र थे। बाजू में जो लोग हैं वो देहू, जो तुकाराम के दिंडी है उसके लोग हैं सब। ये जो ढोलकी पे है वो फ्रेम मेकर है। मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ कि वो गा क्या रहे हैं, मुझे दिखाना है इसलिए। तुकाराम महाराज ने अल्लाह के बारे में 6-8 अभंग लिखे हैं, और उनके ज़माने में अनगढ़ बाबा जो सूफी संत थे, उनके साथ उनका विचार का आदान प्रदान रहता था। उन्होंने तुकाराम महाराज ने देहू में आके बसो, ऐसा उनको कहा था। वो पुणे में रहते थे, और उन देहू में ये उनका दरगाह है। जब देहू से पालकी निकलती है तो पहला जो विश्राम होता है वो अनगढ़ के दरगाह पे होता है, और वहाँ आरती होती है, उसके बाद ही आगे निकलती है वो। और बहुत सारे मतलब सलोखा जो उस ज़माने से चलता आ रहा है, उसके बारे में वारी को परहेज नहीं है। ये शेख मोहम्मद बाबा है, वहाँ भी ऐसा ही है। शेख मोहम्मद के गुरु थे और एकनाथ के गुरु थे, वो सेम थे। वारी अभी पहुँच रही है। बारिश आ गई, जून महीना है, इसलिए फिर बारिश में खेले, मिट्टी में सब लोग आगे चले गए। पंढरपुर पहुँच गए। 10-15 लाख लोग जाते हैं एक दिन में वहाँ पे। एक सेकंड में अगर एक आदमी विट्ठल की मूर्ति का दर्शन करे तो 1.5-2 लाख ही सिर्फ लोग कर सकते हैं, 2-2.5 लाख लोग। बाकी सब लोग कलश दर्शन करते हैं बाहर से और चले जाते हैं अपने घर। और ये एक ट्रेडिशन है, जो बुजुर्ग लोगों को नहलाया जाता है, सेवा की जाती है। मुझे ये जब मैंने ये फ़ोटो मैंने पहले निकाला था 2000 में। मुझे जब मैं एज अ फोटो जर्नलिस्ट काम करता था सकाल में, हम वारी को बहुत कवर करते, लेकिन मुझे ऐसा इमेज नहीं मिली थी। पर और हर वक्त क्या होता था कि मैं कवर करने जाता था और दौड़ के वापस, उस ज़माने में इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो गाड़ी से जाने का 200 किलोमीटर, वापस आके छापने के लिए 12 बजे तक देने का। तो वारी मुझे असल में क्या है वो पता ही नहीं चला, इसलिए मैं वापस गया एक पूरी वारी करने के लिए। तो पंढरपुर में मुझे एक जगह, ऐसी जगह मिली, वहाँ पे पंढरपुर की भीमा नदी, जिसको चंद्रभागा बोलते हैं, चांद के आकार जैसा उसका उस समय वहाँ पे रहता है नदी का प्रवाह। तो वहाँ पे पुंडलिक नाम का एक संत है। वो अपनी माँ को और बूढ़ी माँ को और बूढ़े बाप को वारी कर किया था, और उसने उस पानी में उसको नहलाया था, वारी की थी। हालांकि उस वक्त मैंने कहा जो दर्शन का मौका तो है नहीं, सिर्फ वारी करने का। तो मुझे इमेज मिली कि ये एक बूढ़ा आदमी है जो वहाँ पे भक्त पुंडलिक का मंदिर है, वहाँ समाधि है, उसमें नहला रहा है, और उसके फैमिली उसको अच्छी तरह से वो नहला रही है, सेवा कर रही है। मुझे लगा ये सेवा भाव की वृत्ति जो वारी के बढ़िया है, और मैंने क्लिक किया फ़ोटो। 6-8 साल के बाद उस बुक रिलीज़ हुआ मराठी में, बहुत पॉपुलर, 10 दिन में बहुत सारी आवृत्तियाँ उसकी बेची। फिर सांगली में एक आदमी का मुझे फ़ोन आया, इसका वो भांजा था। उन्हें कहा कि ये मेरे मामा है, आप मुझे इनका एक फ़ोटो दीजिए। उनको पता नहीं आपने फ़ोटो निकाला। मैंने बोला ठीक है, हम दे देंगे। तो मैं उसको मिला, फिर बाद में एक प्रोग्राम में उनको बुलाया, और उसमें वो आ गए, ये बूढ़े आदमी आ गए, इस तरह के दिखने वाले लोग भी आ गए। मुझे लगा ये सब लोग आ गए, बढ़िया बात है। मैं स्टेज पे ही था और बता रहा था कि ये फ़ोटो क्यों अच्छा है, इसमें सलोखा, इसमें समानता की बात जो वारी करती है, इसमें सेवा भाव जो है। और ये स्नान ऐसा नहीं है कि जो कुंभ में स्नान होता है, जो साल भर पाप करो और एक दिन नहाओ, उसमें 15 मिनट और पुण्य कमाओ। और हालांकि ये सभी संतों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि
अच्छा कर्म करो, नहाने से पुण्य नहीं मिलता, तुकाराम ने भी कहा है। तो ये स्नान है। तो ये मुझे लगा कि इसने मुझे प्रेरणा मिली ये वारी कवर करने की। लेकिन उसने एक चीज़ बताई, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये बोला कि वो उठा, वो स्कूल टीचर थे वो, कि ये हमारे मामा जो है वो अकेले वारी में गए थे, उनके आपने जो बता रहे हैं वो उसके कोई लड़का या लड़की ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि एक डिंडी में भी गए थे, वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। और आपको, और उन्होंने, उनको ऐसा लगा होगा कि ये पिता समान है, तो उन्होंने आके नहाया और नहला के चले गए। तो मैंने कहा कि ये अभी अच्छी बात है कि सिर्फ वारी में सिर्फ जो ब्लड रिलेशन के लोग हैं वही एक दूसरे की सेवा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एल्डरली पर्सन है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि वारी में ऐसा होता भी है, बहुत सारे लोग, पता ही नहीं था लोगों को, सीनियर लोग को देख के सेवा करके चले जाते हैं।